हम जीव विज्ञान के एनसीईआरटी देखते हैं क्लास 11 के इकाई 2 है। इसमें हम चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 पढ़ेंगे। पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन इसमें हम जानेंगे। तो पृथ्वी पर जीवन के विविध स्वरूपों का वर्णन केवल अवलोकन के आधार पर किया गया है, जो कि पहले खुली आंखों से बिना किसी यांत्रिक मदद से था और बाद में आवर्धक लेंस और सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा किया गया। इस वर्णन में व्यापक तौर पर बाह्य एवं आंतरिक संरचनात्मक विशिष्टता को ध्यान में रखा गया। इसके अतिरिक्त अवलोकनीय तथा इंद्रिय गोचर जीवन प्रतिभाषी को भी वर्णन के एक भाग के रूप में आलेखित किया गया है। प्रायोगिक जीव विज्ञान और अधिक स्पष्ट रूप में शरीर क्रिया विज्ञान या शारीरिक विज्ञान के पूर्णतः स्थापित होने से पहले प्राकृतिक वैज्ञानिकों ने केवल जीव विज्ञान के एक हिस्से का वर्णन किया था। यद्यपि पर्याप्त समय तक जीव विज्ञान भी प्राकृतिक इतिहास के रूप में रहा। विस्तृत विवरण की दृष्टि से यह वर्णन आश्चर्यपूर्ण था। हालांकि यह एक छात्र की प्रारंभिक प्रतिक्रिया में नीरस किस्म हो सकती है, लेकिन यह ध्यान में रखने की विस्तृत विवरण को बाद के दोनों में न्यूनकारी जीव विज्ञान द्वारा प्रयुक्त किया गया योग्य है, जो वैज्ञानिकों का ध्यान जीव प्रक्रमों पर जीवन के स्वरूप एवं संरचना से कहीं अधिक खींचा। अतः वर्णन शरीर विज्ञान या विकासीय जीव विज्ञान के शोध प्रश्नों के संगठन में बहुत ही सार्थक एवं मददगार साबित हुआ है। इस इकाई के अनुगामी अध्यायों में पादपों एवं प्राणियों के संरचनात्मक संगठन के बारे में बताया जाएगा, जिसमें शरीर क्रिया वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक प्रत्याभासों का संरचनात्मक आधार भी शामिल है। सुविधा की दृष्टि से आकारिका एवं शारीरिक विशिष्टताओं का वर्णन पादपों एवं पादपों के लिए अलग अलग किया गया। कैथेराइट रसाओं का जन्म, ये वैज्ञानिक है। कैथेराइन रसाओं का जन्म 1898 में यूक्रेन में हुआ था। इन्होंने अपने रूस और जर्मनी के कृषि विज्ञान का अध्ययन किया और संयुक्त राज्य अमेरिका से 1931 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी और अपने प्रारंभिक प्रकाशनों से यह बताया कि कर्ली टॉप वायरस पौधे में आहार चालन या फ्लोएम ऊतक द्वारा फैला हुआ है। डॉक्टर एशाव की 1954 में प्रकाशित पादप शरीर ने एक परिवर्तनात्मक एवं विकासात्मक उपागमों को अपनाया, जिससे पादप संरचना के बारे में समझ व्यापक हुई तथा पूरे विश्व भर में अथाह प्रभाव छोड़ा। अर्थात सीधे इस विशेष विज्ञान के पुनर्जागरण ला दिया और सन 1960 में कैथेराइट रेसाओं की एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स यानी बीज पादपों का शरीर प्रकृति प्रकाशित हुई। इससे वेस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी एवं यानी विश्वकोश के रूप में संदर्भित किया गया और सन 1997 में इनको नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया और इन्होंने सामान्य पाने के लिए 6वीं महिला बनी और इन सम्मानीय पुरस्कार के अतिरिक्त अपने USA के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से 1989 में नेशनल मेडल ऑफ साइंस भी प्राप्त की। 1997 में कैथेराइट रेसाओ मृत्यु की गोद में समा गए और तब मिसूरी बोटेनिकल गार्डन एनाटॉमी और मार्जोलॉजी के निदेशक पीटर रेवेन ने याद करते हुए कहा कि वह 99 वर्षों की आयु तक पादप जीव विज्ञान के क्षेत्र में परिपूर्ण प्रयुक्त बनी रही। चैप्टर 5 देखें। इसमें चैप्टर 5 का नाम है पुष्पी पादपों के आकारिका। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम मूल, तना, पत्ती, पुष्पक्रम, पुष्प, फल, बीज, कुछ प्ररूपी पुष्पीय पादपों का अर्ध तकनीकी विवरण देखेंगे। उसके बाद नुसोलेनेसी के बारे में देखेंगे। तो पुष्पीय पादपों की आकारिका के बारे में देखें। यद्यपि एंजियोस्पर्म की आकारिका अथवा बाह्य संरचना में बहुत विविधता पाई जाती है, फिर भी इन उच्च पादपों का विशाल समूह हमें अपने ओर आकर्षित करता है। इन उच्च पादपों में मूल, स्तंभ, पत्तियां, पुष्प तथा फलों की उपस्थिति अथवा इनकी मुख्य अभिलक्षण है। चैप्टर 2 और 3 में हमने पौधों के वर्गीकरण के विषय में अध्ययन किया, जो आकारिका तथा अन्य अभिलक्षणों पर आधारित है। वर्गीकरण तथा उच्च पादपों को
भली भांति समझने के लिए अथवा सभी जीवों के लिए हमें संबंधित मानक वैज्ञानिक शब्दावली तथा मानक परिभाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमें विभिन्न पादपों के विविधता जो पौधे में पर्यावरण के अनुकूल का परिणाम है, जिसे विभिन्न आवासों के प्रति अनुकूलन, संरक्षण, चढ़ना या संचलन आदि के विषय में भी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। यदि आप किसी खरपतवार को उखाड़ें तो आप देखेंगे कि उन सभी के मूल तना तथा पत्तियां होती है, उनमें फूल तथा फल भी लगे होते हैं। पुष्पी पादप का भूमिगत भाग मूल तंत्र जबकि ऊपरी भाग प्ररोह तंत्र होता है। मूल देखिए, मूल क्या है तो अधिकांशतः द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है जो मिट्टी से उगती है और इसे पार्श्वीय मूल होते हैं जिन्हें द्वितीयक या तृतीयक मूल कहते हैं। प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मिलकर मूसला मूल तंत्र बनाती है और इनका उदाहरण सरसों का पौधा है। और एक बीजपत्री पौधे में प्राथमिक मूल अल्पायु होती है और इसके स्थान पर अनेक मूल निकल जाती है। ये मूल तने के आधार पर निकलती है। इन्हें झकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। इनका उदाहरण गेहूं का पौधा है। कुछ पौधे जैसे घास तथा बरगद में मूलांकुर की बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती है। इन्हें अपस्थानिक मूल कहते हैं। मूल तंत्र का प्रमुख कार्य मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण, पौधे को मिट्टी में जकड़ कर रखना, खाद्य पदार्थों का संचय करना तथा पादप नियमों का संश्लेषण करना है। मूल के क्षेत्र देखें तो मूल का शीर्ष अंगुलित जैसे मूल गोप से ढका रहता है और यह कोमल चित्र 5.3 में इसको दिखाया गया है। ये है मूल के क्षेत्र। मूल का शीर्ष अंगुलित से जैसे मूल गोप से ढका होता है। यह कोमल शीर्ष की तब रक्षा करता है जब मूल मिट्टी में अपना रास्ता बना लेती है और मूल गोप के कुछ मिलीमीटर ऊपर यानी मेरिस्टेमी क्रियाओं का क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी, पतली, भीति वाली होती है तथा उनमें सघन प्रोटोप्लाज्म होता है और उनमें बार बार विभाजन होता है। इन क्षेत्र में समीपस्थ स्थित इन कोशिकाएं शीघ्रता से लंबाई से बढ़ती है और मूल को लंबाई में बढ़ाती है। इन क्षेत्र को वो दीर्घाकरण क्षेत्र कहते हैं। वर्गीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता तथा परिपक्वता आती है, इसलिए दीर्घीकरण के समीप स्थिर क्षेत्र को परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र से बहुत पतली तथा कोमल धागे की तरह संरचनाएं निकलती है जिन्हें मूल रोम कहते हैं और ये मूल रोम मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। तना देखें तो ऐसे कोण से अभिलक्षण है जो तने तथा मूल में विभेद स्थापित होते हैं। तना अक्ष का ऊपरी भाग है जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल होते हैं। यह अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर में विकसित होते हैं। तने पर गांठ तथा पुड़िया होती है। तने के उस क्षेत्र को जहाँ पर पत्तियां निकलती है गांठ कहते हैं और ये गांठें अंतरस्थ अथवा कक्षीय हो सकती है। जब तना शैशव अवस्था में होता है तब वह प्रायः हरा होता है और बाद में वह नुकाष्ठीय तथा गहरा भूरा होता जाता है। तने का प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फूल तथा फल को संभाले रखना। यह पानी, खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करता है। कुछ तने भोजन संग्रहण करते हैं, सहारा तथा सुरक्षा देने और कायिक प्रवर्धन करने में भी कार्य संपन्न करते हैं। पत्ती देखें तो पत्ती पार्श्वीय चपटी संरचना होती है जो तने पर लगी रहती है। यह गांठ पर होती है और इसके एक कक्ष में कली होती है। कक्षीय कली बाद में शाखा में विकसित हो जाती है और पत्तियां प्ररूह के शीर्षस्थ मेरिस्टेम से निकलती होती है और ये पत्तियां अग्राभिसारी रूप में लगी रहती है। यह पौधे के बहुत ही महत्वपूर्ण कायिक अंग है क्योंकि ये भोजन का निर्माण करती है। एक प्ररूपी पत्ती के 3 भाग होते हैं, पर्णधार, पर्णवृत्त तथा अस्तरिका। पत्ती पर्णधार की सहायता से तने में जुड़ी रहती है और इनके आधार पर 2 पार्श्व छोटी पत्तियां निकल सकती है जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं। एक बीजपत्री में पर्णधार चादर की तरफ फैलकर तने को पूरा अथवा आंशिक रूप से ढक देता है। कुछ लेग्यूम तथा कुछ अन्य पौधे पर्णाधार फूल जाता है और ऐसे पर्णधार को वो पर्णवृत्त तल्प यानी पलवाइंस कहते हैं और पर्णवृत्त पत्ती को इस तरह सजाता है जिससे कि इससे अधिकतर सूर्य का प्रकाश मिल सके। लंबा, पतला, लचीला पर्णवृत्त अस्तरिका को हवा से हिलाता रहता है ताकि ताजी हवा पत्ती को मिलती रहे। अस्तरिका पत्ती का हरा तथा फैला हुआ भाग है
जिसमें शिराएँ तथा शिरिकाएँ होती है। इसके बीच में एक सुस्पष्ट शिरा होती है जिसे मध्य शिरा कहते हैं। शिराएँ पति को दृढ़ता प्रदान करती है और पानी, खनिज तथा भोजन के स्थानांतरण के लिए नलिकाओं के तरह कार्य करती है। विभिन्न पौधे में स्तरिका की आकृति, उसके सिरे, चोटी, सतह तथा कटाव में भिन्नता होती है। शिरा विन्यास क्या है देखें तो पति पर शिरा तथा शिरिकाओं के विन्यास को शिरा विन्यास कहते हैं। जब शिरिकाएँ स्तरिका पर एक जाल सा बनाती है तब उसे जली का शिरा विन्यास कहते हैं। और यह प्राय द्विबीजपत्री पौधे मिलते हैं, इनमें प्रायः बीजपत्री पौधे मिलते हैं और यह शिरिकाएँ समानांतर होती है, उसे समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। यह प्राय एक बीजपत्री पौधे ही मिलता है। और पति के प्रकार देखें, जब पति का स्तरिका छिन्न होती है अथवा कटी हुई लेकिन कटाव मध्य शिरा तक पहुंच पाता है तब वह सरल पति कहलाती है। जब स्तरिका का कटाव मध्य शिरा तक पहुंचे और बहुत पत्रकों में टूट जाए तो ऐसे पति का संयुक्त पति कहते हैं। और सरल तथा संयुक्त पति दोनों में परिवृत्त के कक्ष में कली होती है, लेकिन संयुक्त पति के पत्रकों के कक्ष में कली नहीं होती है। संयुक्त पतियाँ दो प्रकार की होती है। अनुपीक्षाकार संयुक्त पतियों में बहुत से पत्रक एक ही अक्ष जो मध्य शिरा के रूप में होती है पर स्थिर होती है। इसका उदाहरण नीम है। हस्तकार संयुक्त पतियों के में पत्रक एक ही बिंदु अर्थात पर्णवृत्त की चोटी से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए इसका सिल्क कॉटन वृक्ष है। उसके बाद पर्णविन्यास देखें, तने अथवा शाखा पर पतियों के विन्यस्त रहने के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। यह प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। एकांतर, सम्मुख तथा चक्रादार होते हैं। एकांतर प्रकार के पर्ण विन्यास में एक अकेली पत्ती प्रत्येक गांठ पर एकांतर रूप में लगी रहती है। और उदाहरण के लिए इसके गुड़हल है, सरसों है, सूर्यमुखी है। सम्मुख प्रकार के पर्ण विन्यास में प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्ती निकली होती है और एक दूसरे के सम्मुख होती है। इसका उदाहरण क्लोरोटोपिस यानी औक और अमरूद है। यदि आप एक ही गांठ पर 2 से अधिक पत्तियां निकलती हैं और वे उसके चारों ओर एक चक्कर सा लगाती है तो उसे चक्रादार पर्ण विन्यास कहते हैं, जैसे डेविल ट्री है। उसके बाद पुष्प क्रम में देखें, फूल एक रूपांतरण प्ररोह है जहाँ पर प्ररोह का शीर्ष मेरिस्टेम पुष्पी मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाते हैं। पोड़ियाँ लंबाई में नहीं बढ़ती और अक्ष दब कर रह जाते हैं। गांठों का क्रमानुसार पतियों को बजाय पुष्पी उपांग निकले हैं और जब प्ररोह शीर्ष फूल में परिवर्तित होता है तब वह सदैव अकेला होता है। पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। शीर्ष पर फूल में परिवर्तन होता है अथवा सतत रूप में वृद्धि करने के आकार पर पुष्प क्रम को 2 प्रकार असीमाक्षी तथा सस्मिलाक्षी में बांटा गया है। असीमाक्षी प्रकार के पुष्प क्रम के प्रमुख अक्ष में सतत वृद्धि होती रहती है और फूल पार्श्व में अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। ससीमाक्षी पुष्प क्रम में प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर फूल लगा रहता है, इसलिए इसमें समित वृद्धि होती है। फूल ताला भी सारी क्रम के लगे होते हैं, जैसे कि चित्र 5.8 में दिखाया गया है। ये ससीमाक्षी पृष्ठक्रम है। और पुष्प के बारे में देखें तो एंटीओस्पर्म में पुष्प यानी फूल एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षी रचना है। यह एक रूपांतरित प्ररोह है जो लैंगिक जनन के लिए होता है। एक प्ररूपी फूल में विभिन्न प्रकार के विन्यास होता है जो क्रमानुसार फूल एवं पुष्पावृंत जिसे पुष्पासन कहते हैं उस पर लगे रहते हैं। और ये हैं कैलिकस, कोरोला, पुमंग अथवा जायांग है। और कैलेक्स तथा कलोरा सहायक अंग है, जबकि पुमंग तथा जयांग लैंगिक अंग है। कुछ फूलों जैसे प्याज में कैलिकस तथा कलोरा में कोई अंतर नहीं होता है। इन्हें पेरिएंथ कहते हैं। जब फूल में पुकेसर तथा पुमंग दोनों ही होते हैं तब उसे द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी कहते हैं। यदि किसी फूल में केवल एक पुकेसर अथवा अंडप हो तो उसे एक लिंगी कहते हैं। असीमिति में फूल
नियमित अथवा द्विपार्श्वी हो सकते हैं। जब किसी फूल दो बराबर होता है, जब किसी फूल को दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सकता है तब उसे त्रिसममिति कहते हैं, यानी नियमित कहते हैं। और वह इसके उदाहरण है सरसों, धतूरा, मिर्च। लेकिन जब फूलों को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में विभक्त किया जाता है उसे एक व्यास सममिति कहते हैं, यानी द्विपार्श्विक कहते हैं। और इसके उदाहरण मटर, गुलाब मोहर, सेम, केसिया आदि है। जब कोई फूल बीच में किसी भी ऊर्ध्वाधर समतल में दो समान भागों में विभक्त न हो सके तो उसे असममिति अथवा अनियमित कहते हैं। जैसे कि कहना है एक पुष्प त्रियतयी, चतुष्टयी, पंचयी हो सकता है यदि उसमें उनके उपांगों की संख्या 3, 4 या 5 के गुण में हो सकती है। जैसे फूल में सहपत्र होते हैं उनके आधार होते हैं उन्हें सहपत्री कहते हैं, और जिन्हें सहपत्र नहीं होते उन्हें सहपत्रहीन कहते हैं। पुष्प वृंत पर कैलिकस, कलोरा, पुमंग अथवा अंडाशय की सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुष्प को अधोजायंगता, अनुपरिजायंगता तथा अधिजायंगता कहते हैं। और अधोजायंगता में जायांग सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है और अन्य अंग नीचे होता है। ऐसे फूलों में अंडाशय ऊर्ध्वाधर होती है। इसके सामान्य उदाहरण सरसों, गुलहर तथा बैगन है। परिजायंगता में अंडाशय मध्य में होता है और अन्य भाग पुष्पासन के किनारे पर स्थित होते हैं तथा ये लगभग समान ऊंचाई तक होते हैं। इनमें अंडाशय आधा और अधोवर्ती होती है और इनके सामान्य उदाहरण है पल में गुलाब, आडू है और अधिजायंता में पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करती है तथा वे अंडाशय को पूरी तरह घेर लेते हैं और इससे संलग्न हो जाते हैं। फूल के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर उगते हैं, इसलिए अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होती है। इसके उदाहरण है सूरजमुखी के अर्धपुष्पक, अमरूद का घिया। पुष्प के भाग देखें, प्रत्येक पुष्प के 4 चक्र होते हैं, जैसे कैलिकस, कलोरा, पुमंग तथा जयांग होता है। कैलिकस के बारे में देखें, कैलिकस पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है और इसकी इकाई को बाह्य दल कहते हैं। प्रायः बाह्य दल हरी पत्तियां की तरह होती है और कली की अवस्था में फूल की रक्षा करती है। कैलिकस संयुक्त बाह्य दल यानी जुड़े हुए बाह्य दल अथवा पृथक बाह्य दल यानी मुक्त बाह्य दल होते हैं। कोलोरा देखें तो करोहुला दल यानी पंखुड़ी का बना होता है और बड़े दल प्रायः चमकीले रंगदार होते हैं। ये परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कैलिकस की तरह कलोरा के संयुक्त दली अथवा अनुपृथक दलीय हो सकते हैं। पौधे में कलोहुला की आकृति तथा रंग भिन्न भिन्न होती है। जहाँ तक आकृति का संबंध है वह नलिकाकार, घंटाकार, कीप के आकार का तथा चक्राकार हो सकती है। पुष्पदल विन्यास पुष्पी कली में उसी चक्र की अन्य इकाइयों के सापेक्ष बाह्य दल अथवा दल के लगे रहने के क्रम को पुष्पदल विन्यास कहते हैं। पुष्पदल विन्यास के प्रमुख प्रकार कोर स्पर्मी, बयावर्ती, कोर छाद्री, केलजी होते हैं। जब चक्र के बाह्य दल अथवा दल एक दूसरे के किनारों को केवल स्पर्श करते हैं तो उसे कोर स्पर्शी कहते हैं, जैसे केलोट्रोपिस है। और यदि किसी दल अथवा बाह्य दल का किनारा अगले दल पर तथा दूसरे तीसरे आदि का अति व्याप्त हो तो उसे व्यापवर्ती कहते हैं। इसके उदाहरण गुलहर है, भिंडी तथा कपास है तथा बाह्य दल अथवा दल दूसरे पर अति व्याप्त हो तो इसकी कोई विशेष दिशा नहीं होती है। इस प्रकार की स्थिति को कोर छाद्री कहते हैं। इसके उदाहरण केशिया है, गुलमोहर है, मटर, सेम के 5 दल होते हैं। इनमें से सबसे बड़ा मानक 2 पार्श्व को यानी पंख और ये 2 सबसे छोटे अग्र दलों यानी कूटक को अति व्याप्ति करते हैं। इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास को बैक्जीलरी अथवा पेपिलियोनसियस कहते हैं। पुमंग देखे, पुमंग
पुमंग पुकेसरों से मिलकर बना होता है और प्रत्येक पुकेसर जो फूल के नर जनन अंग है उसमें एक तंतु तथा एक परागकोश होता है। प्रत्येक परागकोश प्रायः द्विपालक होता है और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक परागकोश होता है और परागकोश में परागकण होता है। बंध पुकेसर जनन करने में असमर्थ होते हैं और वह स्टेमिनाइड कहलाते हैं। पुंकेसर फूल के अन्य भागों जैसे दल अथवा का आपस में ही जुड़े हो सकते हैं। जब पुंकेसर दल से जुड़े होते हैं तो उसे दल लग्न कहते हैं, जैसे बैगन में है। यदि ये परिदल पुंज में जुड़े हो तो उसे परिदल लग्न कहते हैं, जैसे लिली में है। और फूल में पुंकेसन मुक्त अथवा जुड़े हो सकते हैं। पुंकेसन एक गुच्छे अथवा बंडल जैसे गुलहर में है अथवा 2 बंडल जैसे मटर में अथवा 2 से अधिक बंडल जैसे कि सिट्रस में हो सकते हैं। उसी फूल के तंतु की लंबाई में भिन्नता हो सकती है, जैसे सेल्विया तथा सरसों में है। ज्यांग के बारे में देखें, ज्यांग फूल के मादा जनन अंग होता है। यह एक अथवा अधिक अंडप से मिलकर बना होता है। अंडप के 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र तथा अंडाशय। अंडाशय का आधारी भाग फल फूला हुआ होता है जिस पर एक लंबी नली होती है जिसे वर्तिका कहते हैं। वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। वर्तिकाग्र प्रायः वर्तिका की चोटी पर होती है और परागकण को ग्रहण करती है। प्रत्येक अंडाशय में एक अथवा अधिक बीजांड होते हैं जो चपटे गड्ढेदार बिंडाशन से जुड़े होते हैं। जब एक से अधिक अंडक होते हैं तब वे पृथक यानी मुक्त हो जाते हैं, जैसे कि गुलाब और कमल के फूल में होता है और इन्हें वियुक्तांडपी कहते हैं। और जब अंडप जुड़े होते हैं जैसे मटर तथा टमाटर तब उन्हें युक्तांडपी कहते हैं। निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल बन जाता है। बीजांडन्यास देखें तो अंडाशय में बीजांड के लगे रहने का क्रम को बीजांडन्यास कहते हैं और बीजांडन्यास सीमांत, स्तंभीय, भीतीय, आधारी, केंद्रीय तथा मुक्त स्तंभीय प्रकार की होती है। सीमांत में बीजांडासन अंडाशय के अधर सीवंड के साथ साथ कटक बनता है और वह बीजांड कटक पर स्थिर रहते हैं जो 2 कतारें बनाती है, जैसे कि मटर में। जब बीजांडसन क्षयी होती है तब बीजांड बहुकोशिष्टी अंडाशय पर लगे होते हैं, तब ऐसे बीजांडन्यास का स्तंभीय कहते हैं। इसका उदाहरण है गुड़हल, टमाटर तथा नींबू। भीतीय बीजांडन्यास में बीजांड अंडाशय की भीतरी भीति पर अथवा परिधीय भाग में लगे होते हैं। अंडाशय एक कोष्ठक होता है लेकिन आभासी पट बनने का कारण 2 वो कोष्ठक में विभक्त हो जाते हैं। इसके उदाहरण कृषि पर यानी सरसों तथा और जेमोन है। और जब बीजांड केंद्रीय अक्ष में होता है तब अवरिया पुटीय नहीं होती, जैसे कि डायथेन तथा प्रिमरोज है। तब इस प्रकार के बीजांडन्यास को मुक्त स्तंभीय कहते हैं। आधारी बीजांडन्यास में बीजांडासन अंडाशय पर आधारित होता है और इसमें केवल एक बीजांड होता है। इसके उदाहरण सूरजमुखी और गेंदा के फूल हैं। फल देखें तो फल पुष्पी पादपों का एक प्रमुख विलक्षण है। यह एक परिपक्व अंडाशय होता है जो निषेचन के बाद विकसित होता है। यदि फल बिना निषेचन के विकसित हो तो उसे अनिषेक फल कहते हैं। प्रायः फल में एक भीति अथवा फल भीति तथा बीज होते हैं। फल भीति शुष्क अथवा गुद्देदार होते हैं। जब फल भीति मोटी तथा गुद्देदार होती है तब उसमें एक बाहरी भीति होती है जिसे बाह्य फल भीति कहते हैं। इसके मध्य में मध्य फल भीति तथा भीतरी और अंतः फल भीति होती है। आम तथा नारियल में इन फल के प्रकार को अष्ठील यानी ड्रूप कहते हैं और ये फल एकाडंपी ऊर्ध्वाधरी अंडाशय से विकसित होती है और इनमें एक बीज होता है। आम में फल भीति बाह्य फल भीति गुद्देदार एवं खाने योग्य मध्य फल भीति तथा भीतरी कठोर पथरीली अंतःफल भीति के सुस्पष्ट रूप में विभेदित होती है। नारियल में मध्य फल भीति तंतुमयी होती है। बीज देखें, निषेचन के बाद बीजांड से बीज बन जाते हैं और बीज में प्रायः एक बीजावरण तथा भ्रूण होता है। बीज में एक मूलांकुर एवं
एक भ्रूणीय अक्ष तथा एक यानी गेहूँ मक्का के और एक अथवा दो यानी जैसे चना मटर बीजपत्र होते हैं। द्विबीजपत्री बीज की संरचना देखें। बीज की बाहरी परत को बीजावरण कहते हैं। बीजावरण की दो सतहें होती है, बाहरी को बीज चोल और भीतरी को टेगमेल कहते हैं। बीज पर एक छत चिन्ह की तरह का ऊर्ध्वर होता है और जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा होता है, इसे नाभिका कहते हैं। प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजावरण हटाने के बाद आप बीज पात्रों के बीच भ्रूण को देख सकते हैं। भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष और दो गूदेदार बीज फल होते हैं। बीज पत्रों में भोजन पदार्थ संचित रहता है। अक्ष के नीचे नुकीले भाग को मूलांकुर तथा ऊपरी पत्तीदार भाग को प्रांकुर कहते हैं। भ्रूणपोष भोजन संग्रहण करने वाला ऊतक है जो द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनते हैं और चना सेम तथा मटर के भ्रूणपोष पतला होता है, इसलिए ये अभ्रूपोषी हैं, जबकि रंड में यह गूदेदार होती है, भ्रूणपोषी है। एक बीजपत्री बीज की संरचना दी है। प्रायः एक बीजपत्री बीज भ्रूणपोषी होती है और लेकिन इनमें से एक कुछ अभ्रूणपोषी होते हैं। उदाहरण के लिए आर्किड अनाज के बीजों जैसे मक्का में बीजावरण झिल्लीदार तथा फल भीति से संगलित होती है। भ्रूणपोष स्थूलीय होता है और भोजन का संग्रहण करता है। भ्रूणपोष की बाहरी भीति भ्रूण से एक प्रोटीन सतह द्वारा अलग होती है जिसे एल्यूरोन सतह कहते हैं। भ्रूण आकार में छोटा होते हैं और यह भ्रूणपोष के एक सिरे पर अनुखांचे में स्थित होता है। इनमें एक बड़ा तथा ढालाकार बीजपत्र होता है जिसे स्कूटेलम कहते हैं। इसमें एक छोटा अक्ष होता है जिसे प्रांकुर तथा मूलांकुर होता है। प्रांकुर तथा मूलांकुर एक चादर से ढके होते हैं और जिसे प्रायः प्रांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल कहते हैं। एक प्रारूपी पुष्पी पादप का अर्धतकनीकी विवरण देखें। पुष्पी पादप जो वर्णित करने के लिए बहुत से आकारी की अभिलक्षणों का उपयोग किया जाता है। पुष्पी पादपों का वर्णन संक्षिप्त, सरल तथा वैज्ञानिक भाषा में क्रमवार होना चाहिए। पौधे के वर्णन में उसकी प्रकृति, कायिक अभिलक्षण, मूल, तना तथा पत्तियां और उसके बाद पुष्पी अभिलक्षण, पुष्प विन्यास, फूल के भाग का वर्णन करता है। पौधे के विभिन्न भागों के वर्णन के बाद पुष्पी भाग के पुष्पी चित्र तथा पुष्पी सूत्र बताने पड़ते हैं और पुष्पी सूत्र को कुछ संकेतों द्वारा इंगित किया जाता है। पुष्पी सूत्र में सहपत्र को भी आर से और कैलकेश को के से, कोरोला को शी से, परिदल पूंज को पी से और पुपंग को ए से तथा जयांग को जी से लिखते हैं। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय को जी और अधोवर्ती अंडाशय को जी से लिखते हैं। नर फूल के लिए ओ पर तीर का निशाना, मादा के लिए ओ के नीचे प्लस तथा द्विलिंग के लिए ओ के ऊपर तीर का निशाना और उसके बाद नीचे चिन्ह प्लस का चिन्हों से इंगित करते हैं। और त्रिज्य समिति को ओ में प्लस तथा एक व्यास समिति को % इंगित करते हैं। आयुक्त दलों को संख्या को ओ ब्रैकेट से बंद करते हैं और असंजन को पुष्पी चिन्हों के ऊपर रेखा खींचते हैं। पुष्पी चित्र से फूल के भागों की संख्या, उनके विन्यास क्रम और उनके संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मातृ अक्ष की स्थिति वो फूल के सापेक्ष होती है जिसे डॉट द्वारा पुष्पी चित्र के ऊपर इंगित करते हैं। कैलिकस, कोरोला, पुमंग तथा जयांग क्रमवार चक्रण में दिखाई दे जाते हैं और कैलकेश सबसे बाहर की ओर तथा जयांग सबसे भीतर की ओर है। और अतः अनुशांजन तथा असांजन को चक्कर के भागों तथा चक्कर के बीचों की इंगित करता है। और सरसों के पौधे के पुष्पी चित्र तथा पुष्पी सूत्र दिखाए गए हैं। यहाँ इस चित्र में 5.16 में है पुष्पी सूत्र, पुष्पी चिन्ह है। उसके बाद सोलेनेसी के बारे में देखें तो यह एक बड़ा कुल है। प्रायः इसे आलू कुल भी कहते हैं। ये उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण तथा शीतोष्ण में फले रहते हैं। काई का भी लक्षण देखें तो इसके पौधे प्रायः शाकाई, झाड़ियाँ तथा छोटे वृक्ष वाले होते हैं। तना के देखें तो
वृक्कीय, कभी कभी काष्ठीय, वायवीय, सीधा और उसके बाद सिलिंडराकार और शाखित, ठोस अथवा खोखला, रोम युक्त अथवा रोमेल, भूमिगत जैसे आलू है। उसके बाद पत्तियां देखें तो एकांतर होती है, सरल होती है, कर्मी होती है, संयुक्त, पक्षीकार, अनुपर्णी होती है और जली एका विन्यास है, पुष्पी अभिलक्षण है। और उसके बाद पुष्पक्रम में देखें तो एकल, नुकक्षीय, शशमाक्षी जैसे शोले हैं मन में, और फूल उभयलिंग, त्रिसमिति है। और उसके बाद केलके से 5 बाह्य दल संयुक्त, दीर्घस्थायी, कोरस्पर्शी फूल दल विन्यास। कोरोला देखें तो 5 दल होते हैं संयुक्त, 5 दल संयुक्त, कोरस्पर्शी पुष्पदल अभिन्यास। पुमंग देखें 5 केसर होता है और दल लग्न होता है। उसके जयांग देखें द्विअंडपी, युक्तांडपी, तिरछी, अंडाशय, ऊर्ध्वाधरी, द्विकोष्ठी, बीजांडसन, फूला हुआ जिसमें बहुत से बीजांड होते हैं। फल में संपुट अथवा सरल, और बीज भ्रूणपोषी अनेक। उसके बाद आर्थिक महत्व इसके क्या है तो इस कुल के अधिकांश सदस्य भोजन यानी टमाटर, बैगन, आलू, मसाले में मिर्च, औषधि में है बोलाडोना, अश्वगंधा, धूमक में है तंबाकू, सजावटी पौधे में है पिटूनिया के स्रोत हैं। सारांश देखें, यदि हम समस्त पादप जगत पर दृष्टि डालें तो पुष्पीय पादप सर्वाधिक विकसित होते हैं। ये आकार, माप, संरचना, पोषण की विधि, जीवन काल, प्रकृतिक तथा आवास में अत्यधिक विविधता प्रदर्शित करते हैं। इनमें मूल तथा आरोह तंत्र भली भांति विकसित होते हैं। इनमें मूल तंत्र मूसला अथवा झकड़ा मूल पाई जाती है। सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों में मूसला जबकि एक बीजपत्री पादपों में झकड़ा मूल होते हैं। कुछ पादपों में मूल भोजन के संग्रहण तथा यांत्रिक सहायता तथा श्वसन के लिए रूपांतरित हो जाती है। प्ररोह तंत्र तना, पत्ती, पुष्प तथा फलों में बटा रहता है। तने के आकार का अभिलक्षण जैसे गांठों तथा पोहड़िया की उपस्थिति, बहुकोशिक रोम तथा घनात्मक प्रकाशनुवर्ती प्रकृति आदि की उपस्थिति से तने तथा मूल में अंतर को आसानी से समझा जा सकता है। पत्ती तने की पार्श्वीय ऊर्ध्वाधर पर गांठ में बहिर्जात रूप में विकसित होती है। यह रंग में हरी होती है ताकि प्रकाश संश्लेषण को क्रिया असंपन्न हो सके। पत्ती आकार, माप, किनारे, शीर्ष तथा पत्ती की अस्तरिका के टकराव से सुस्पष्ट विविधता प्रदर्शित करती है। और पुष्प एक प्रकार के प्ररोह का रूपांतरण रूप है जो लैंगिक जनन संपन्न करता है। पुष्प विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रम में विन्यस्त रहते हैं और यह संरचना, ज्यामितीय तथा अन्य भागों के सापेक्ष अंडाशय की स्थिति, दलों, बाह्य दलों और अंडाशय आदि का क्रमबद्ध विन्यास में भी विविधता प्रदर्शित करती है। निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल तथा बीजांड से बीजों का निर्माण होता है। बीज एक बीजपत्री अथवा द्विबीजपत्रीय हो सकते हैं। वे आकार, माप तथा जीवन क्षमता काल में विविध रूप में होते हैं। और पुष्पीय अभिलक्षण पुष्पीय पादपों के वर्गीकरण तथा पहचान के आधार माने जाते हैं और इनका वर्णन कोलों के अर्ध तकनीकी विवरण से चित्रों सहित किया जा सकता है। अतः एक पोषी पादप का वर्णन वैज्ञानिक शब्दावली का उपयोग करते हुए निर्दिष्ट क्रम में कर सकते हैं। पुष्पीय अभिलक्षण संक्षिप्त रूप पुष्पीय चित्रों, पुष्पीय अंगों द्वारा निरूपित कर सकते हैं।